प्यारे बच्चों, आज हम सब सरकार के द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम बना है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। आज के भाग में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि सरकार के द्वारा जब सार्वजनिक उपयोग के लिए भूमि की आवश्यकता पड़ती है तो उस भूमि में, चाहे वो निजी हो या किसी गांव का हो, उसको अधिग्रहित कर सकती है और उस अधिग्रहित करने के बदले में मुआवजे की राशि उसको प्रदान कर सकती है। और इस भूमि अधिग्रहण के लिए उपयोग में की जाने वाली जो स्थान है उसमें औद्योगिक क्षेत्र है और अस्पताल है, सड़कें हैं, बांध है, ऐसे कई प्रकार के स्थानों का जो निर्माण जब किया जाता है तो सरकार ऐसे भूमि पर अधिग्रहण कर सकती है या अधिग्रहित कर सकती है। इसी के बारे में आज का जो चैप्टर है उस पर हम चर्चा करेंगे कि सरकार ने कोई भी सार्वजनिक उपयोग के लिए किस प्रकार से लोगों की जो भूमि है उसको प्राप्त कर सकती है। तो यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 बनाया गया है। उस अधिनियम के अंतर्गत कौन कौन से जो नियमावली है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को 5 पॉइंट दिखाई दे रहा है, किस प्रकार से एक अधिग्रहण या भूमि को अधिग्रहित किया जा सकता है। 2013 में इस अधिनियम को पारित किया गया था। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं, तो पहला जो है, इस अधिनियम में भूमि अधिग्रहण के साथ साथ भूमि अधिग्रहण के साथ साथ पुनर्स्थापन या पुनर्वास का भी प्रावधान दिया गया है। यदि उस भूमि को सरकार अधिग्रहित करती है या शासन के द्वारा अधिग्रहित किया जाता है तो उस भूमि के जो निवासी है उनके लिए पुनर्स्थापना या पुनर्वास की प्रावधान की व्यवस्था किया गया है। दूसरा जो आता है इस अधिनियम के अंतर्गत वो है 80% विस्थापितों की सहमति। इसमें समस्त उस भूभाग के स्वामी हैं, जितने भी विस्थापित लोग हैं उसमें से यदि 80% संख्या अगर होती है तो ऐसे भूमि को अधिग्रहित नहीं किया जा सकेगा। इसलिए एक मत या एक सहमति आधार पर किसी भी लोगों का एकजुटता के आधार पर उनकी जो संख्या है वो 80% तक होना चाहिए, तो इस पर शासन विचार कर सकती है। तो ऐसे भूमि अधिग्रहण अधिनियम में लिखा गया है। उसके बाद में मुआवजा, अगर किसी भी नागरिक का या किसी भी लोगों की भूमि को सरकार अपने अधिग्रहण या अपने अधिग्रहित क्षेत्र में ले लेती है तो उस भूमि के बदले में उस लोगों को या उन जनता को उस भूमि के मुआवजे के रूप में प्राप्त होगा। सरकार ऐसे भूमि स्वामी को मुआवजा प्रदान कर सकती है, चाहे किसी भी प्रकार से भूमि का उपयोग, चाहे सड़कों के लिए हो, चाहे अस्पताल के लिए हो, चाहे कोई भी सार्वजनिक भवन के लिए हो। यदि सरकार अधिग्रहित करती है तो उसको या उसके बदले में उनको मुआवजे की राशि प्रदान करती है। ये अधिनियम 2013 में बनाया गया है, भू अधिग्रहण अधिनियम। उसके बाद में आता है चौथा जो है वो है 5 वर्ष से अधिक पर वापसी। यदि सरकार किसी भी लोगों की जो भूमि है उनको अधिग्रहित करके रखी है या सार्वजनिक उपयोग के लिए कार्य के लिए अधिग्रहित करके रखी है, तो ऐसी स्थिति में अगर 5 वर्ष तक उस भूमि पर किसी भी प्रकार का यदि अगर कार्य नहीं होता है या काम नहीं होता है और वो भूमि रिक्त पड़ी हुई है, तो 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर या 5 वर्ष की अवधि अधिक हो जाने पर भूमि स्वामी को उसका जो भूमि प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो सरकार इस प्रकार से भूमि अधिनियम में पारित किया है। उसके बाद में आ जाता है सरकार की पूर्व
अनुमति पर ही परिवर्तन किया जाएगा। यदि किसी भी प्रकार के अधिग्रहण भूमि है या भूमि स्वामी को परिवर्तन अगर करना है तो सरकार के अनुमति जरूरी होगी। सरकार के बिना अनुमति पर किसी भी प्रकार के भूस्वामी पर परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। तो इस प्रकार से भू अधिग्रहण अधिनियम 2013 बनाया गया है। जैसे कि एक उदाहरण आपके सामने में प्रस्तुत कर रहा हूँ, वो उदाहरण है एक गांव है नीमचगंज। उसमें 3 प्रकार की फसलें वर्ष में लिया जाता है और वहाँ पर सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था है, लेकिन वहाँ के जो कृषक है या वहाँ के किसान हैं या मजदूर वर्ग है या व्यापारी वर्ग है, उस भूमि अधिग्रहण से परेशान है या उनका जीवन जो है खतरे में पड़ चुका है। इस समस्या का समाधान किस प्रकार से किया जाए ताकि उनको उचित मुआवजा मिल सके। सरकार उस पर कई प्रकार के उसके भूमि पर नीमचगंज है, उस भूमि पर कुछ परियोजना या औद्योगिक के केंद्र या उपनगर बसाने की योजना कर रखा है। तो इन किसानों को, इन व्यापारियों को, वहाँ के रहने वाले मजदूर, वहाँ के भूमिहीन जो वर्ग है, उनको किस प्रकार से उनका पर्याप्त उस समस्या से समाधान किया जा सके, इस बारे में आपको बताते हैं कि इस समस्या का समाधान किस प्रकार से किया जाएगा। तो सबसे पहले नीमचगंज के जो नागरिक है या वहाँ के जो जनता है, उन सभी को या सभी मिलकर एकजुट या एक मत होकर उसका विरोध करना चाहिए। यदि विरोध में 80% संख्या है, 80% लोगों की अगर सहमति है, तो फिर उसमें भूमि अधिग्रहण के अंतर्गत प्राप्त किया जा सकता है। उस भूमि अधिग्रहण के क्षेत्र में उन लोगों को वो प्राप्त हो सकता है। दूसरा जो स्थिति है कि वहाँ पर यदि विशिष्ट प्रकार से परियोजना की स्थापना किया जा रहा है या परियोजना का प्रारंभ किया जाना है या किया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में वहाँ के कृषक या वहाँ के किसान, मजदूर वर्ग और वहाँ के जो व्यापारी वर्ग है, इन सभी को मुआवजा का हकदार होगा, उनको मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी होगा। तीसरा जो आता है, यदि उस भूमि पर अति आवश्यक निर्माण कार्य सरकार के द्वारा यदि किया जाना है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ के पंच, सरपंच और अन्य जो प्रतिनिधि है गांव के, उनके द्वारा उस भूमि का मुआवजा वहाँ के लोगों को दिलाने के लिए सरकार को प्रेरित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से नीमचगंज की समस्या का समाधान आसानी से किया जा सकता है। इसके बाद में आता है आपका मृदा। मृदा यानी मिट्टी, भूमि संसाधन का एक प्रमुख अंग है। भूमि संसाधन के रूप में यदि हम देखते हैं तो उसमें मृदा या मिट्टी से ही हम बात करते हैं। जब भूमि की जब बात आती है तो वो मिट्टी की ही हम बात करते हैं। तो यहाँ पर मृदा क्या है या मृदा बनती कैसे है? ऊपरी परत, जो धरातल का ऊपरी परत है या ऊपरी जो भाग है, वहाँ पर चट्टानों का टूटना फूटना या प्राकृतिक वनस्पति का उसमें उग आना, ये मृदा से संबंधित है। आज देखा जाता है तो वर्षा के जल या तापमान के कारण या प्राकृतिक जो वनस्पति या जीव जंतुओं के अवशेष उस मिट्टी में मिल जाते हैं और उपजाऊ परत का निर्माण हो जाता है। तो हम मिट्टी या मृदा की बात जब करते हैं तो धरातल की जो ऊपरी सतह है, धरातल का जो ऊपरी भाग है, जहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति या पशु चराई का कार्य जो होता है वो मृदा पर ही किया जाता है। इसकी जो हम देखते हैं तो कई प्रकार के इसके परत
हमारे धरातल में दिखाई देता है और इस परत को मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। मृदा परिच्छेदिका के अंतर्गत हम यहाँ पर एक छोटे से चित्र के माध्यम से हम जानेंगे कि हमारे धरातल या हमारे जो भूमि पर कौन कौन से जो परत है उसको जानेंगे। तो सबसे पहले मृदा परिच्छेदिका में जो ऊपरी परत आता है वो जैविक परत कहलाता है। जैविक परत के अंतर्गत यहाँ पर घास फूस पेड़ पौधे और पशु चारागाह के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर जो मिट्टी है उसमें ह्यूमस और जीवाश्म की मात्रा पाया जाता है। तो जैविक जो परत है ये ऊपरी परत है और यहीं पर भवन का निर्माण भी होता है। उसके बाद में जैसे ही हम नीचे की ओर जाते हैं, जैविक परत से नीचे की ओर जाते हैं तो वहाँ पर खनिज परत मिलता है। जैविक परत के ऊपर पेड़ पौधे जो रहते हैं उनका जड़ कम गहराई तक होते हैं, लेकिन वही जो खनिज परत तक के जब आते हैं तो यहाँ पर पौधों की जड़ खनिज परत तक के पहुँच जाते हैं। जैसे कुछ पौधे हैं टमाटर का जो पौधा है उसका जड़ सिर्फ जैविक परत तक ही रहता है, लेकिन वही हम देखते हैं तो आम का जो वृक्ष है या पीपल का जो वृक्ष है, ये वृक्ष बड़े वृक्ष होते हैं और इनका जड़ ज़्यादा गहराइयों तक जाता है और ज़्यादा गहराइयों तक के जाना मतलब वो खनिज परत तक का उनका जड़ पहुंच जाता है। तो यहाँ पर खनिज परत मतलब यहाँ खनिज संपदा या खनिज पदार्थों की बहुलता यहाँ पर देखने को मिलती है। तो दूसरा जो आता है खनिज परत, उसके बाद में खनिज परत से हम जैसे ही फिर नीचे की ओर जाते हैं, नीचे परत में जब जाते हैं तो वहाँ पर चट्टान मिलते हैं या पथरीला या सैल के रूप में प्राप्त होता है जो आधारी परत कहा जाता है। आधारी परत में कई प्रकार के चट्टान देखने को मिलता है वहाँ पर। तो इस प्रकार से मिट्टी या हमारे जो भूमि का जो परत है किस किस प्रकार से उसका हमारे धरातल में देखने को मिलता है, इसके बारे में आज आप लोग को बताया गया। इसके बाद में अगले चैप्टर में हमारे मृदा कितने प्रकार के मृदा या कितने प्रकार की मिट्टी हमारे भारतवर्ष में पाई जाती है। वैसे तो आपको मुख्य रूप से बता देता हूँ कि हमारे भारत में 6 प्रकार की मृदा पाई जाती है और इन 6 प्रकार के मृदा वैसे आपको पता है या बताया जा चुका है कि भारत विभिन्नताओं का देश है। तो यहाँ पर अलग अलग जो क्षेत्र है, अलग अलग जो भूभाग है, वहाँ पर तापमान, वर्षा और मिट्टी ये सभी में अलग अलग भिन्नता दिखाई देती है और भिन्नता के कारण कहीं पर अलग प्रकार की मिट्टी तो कहीं पर अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। हमारे संपूर्ण जो भारत में देखते हैं तो अन्य क्षेत्रों में जो दिखाई पड़ता है तो वो अलग अलग प्रकार की मिट्टी, कहीं पर जलोढ़ मिट्टी तो कहीं पर काली मिट्टी तो कहीं पर लैटेराइट, कहीं पर मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, इस प्रकार से मिट्टी हमारे संपूर्ण भारत में अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलती है या पाई जाती है। तो मिट्टी के प्रकार, इसके बारे में अगले जो चैप्टर अगले भाग में आपको मिट्टी के प्रकार या मिट्टी को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है इसके बारे में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।